नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान आज एक नया वीडियो लेकर के जो बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर अपना सब्जेक्ट आता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर में सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड या व्यापार संतुलन, या इसे व्यापार शेष भी बोला जाता है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में अपन बोलना चाहें तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, उसके डिफरेंस को बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है। निर्यात और आयात का जो अंतर होता है उसे व्यापार संतुलन बोला जाता है। फिर अब अगर अपन इसे प्रॉपर्ली डिफाइन करना चाहिए या डेफिनेशन के मोड में देखना चाहें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ए नेशंस एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ड्यूरिंग ए सर्टेन टाइम पीरियड। एक निश्चित समयावधि में एक देश के निर्यात और आयातों के मौद्रिक मूल्य का जो अंतर होता है उसे व्यापार संतुलन या व्यापार शेष बोला जाता है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो ये फेवर में भी हो सकता है जिसे फेवरेबल बोला जाता है, या अगेंस्ट में भी हो सकता है जिसे अनफेवरेबल बोला जा सकता है। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड है, उसे अगर आप इक्वेशन के फॉर्म में डिफाइन करना चाहें तो BT इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। व्यापार संतुलन है वो निर्यात और आयात का अंतर होता है। और अब अगर अपन फेवरेबल की बात करें, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा वो होता है एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट। अगर निर्यात आयातों से ज़्यादा है तो उसे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाएगा। और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर अपन बात करें तो वो होता है इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट लेसर देन इंपोर्ट। जहाँ पे आयात हैं वो निर्यातों से ज़्यादा होते हैं तो उस केस में या उस स्थिति को आपके लिए अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बोला जाता है। फिर उसके बाद में फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों के क्या क्या इफेक्ट आते हैं, यानी आपके पक्ष में और विपक्ष में कोई चीज़ होती है या बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसके किसी भी कंट्री पे क्या प्रभाव आते हैं। तो सबसे पहले इफेक्ट्स ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अनुकूल व्यापार संतुलन के क्या प्रभाव होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है आपका ग्रोथ इन फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स का मतलब यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज से है, विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि। अगर आपके फेवर में बैलेंस ऑफ ट्रेड है तो वो डेफिनेटली आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंक्रीज करेगा। छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहेंगे, मान लीजिए आपके एक्सपोर्ट हैं वो ₹5 लाख के हैं और आपके इंपोर्ट हैं वो मान लीजिए ₹3 लाख के हैं, यानी निर्यात 5 लाख रुपए के और आयात हैं वो 3 लाख रुपए के। अब मान लीजिए दोनों ही चीजें हैं वो किसी पर्टिकुलर कंट्री, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, USA के साथ में ये हो रहा है, तो उस केस में आपके निर्यातों का भुगतान अमेरिका जिस करेंसी में करेगा वो अमेरिकन डॉलर होगा, और अपने को पेमेंट करना है तो अमेरिकन डॉलर में जनरली अपने को पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीस का डिफरेंस आता है। इसके इक्विवेलेंट आपके पास अमेरिकन डॉलर है, उसका रिजर्व इंक्रीज हो जाएगा। तो एक आपके फेवर की बात यह आती है कि किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर उसके फेवर में है तो वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। फिर सेकंड आता है टेंडेंसी ऑफ फेवरेबल एक्सचेंज रेट, अनुकूल विनिमय दर की प्रवृत्ति। अब फेवरेबल आपके लिए एक्सचेंज रेट कैसे होती है? मान लीजिए आज की डेट में ₹74 इज इक्वल्स टू $1 है। अब धीरे धीरे आपके पास में $, का रिजर्व है वो इंक्रीज होने लग जाता है, तो उस केस में आपके मार्केट यानी अपने इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में अमेरिकन डॉलर की डिमांड है वो कम होती जाएगी। जब उसकी डिमांड कम होगी तो उसकी वैल्यू है वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। उस सिचुएशन में होगा क्या, इंडियन रुपीज़ है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और अमेरिकन डॉलर इंडियन रुपीज़ के कंपैरिजन में वीक होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है, यानी इंडिया की जो डोमेस्टिक करेंसी इंडियन रुपीज़ है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। फिर थर्ड आता है इसमें इंप्रूवमेंट इन BOP सिचुएशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। BOP का मीनिंग यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट से आ रहा है, भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार। बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंट बनता है उसमें टोटल 3 अकाउंट बनते हैं। नंबर 1 आता है करंट अकाउंट
जिसमें जनरली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को इंक्लूड करा जाता है। सेकंड आता है कैपिटल अकाउंट, जिसमें कैपिटल का इनफ्लो एंड आउटफ्लो है उसको कंसिडर करा जाता है। और थर्ड आता है रिजर्व। रिजर्व यहाँ पे फॉरेन करेंसीज की बात हो रही है। अब इसमें तीनों अकाउंट का जो ओवरऑल बैलेंस देखा जाता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन बोला जाता है। मान लीजिए कैपिटल अकाउंट आपके अगेंस्ट में जा रहा है, लेकिन आपके एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में होगा कि आपका करंट अकाउंट है वो आपके फेवर में होगा। यानी जितना लॉस आपका कैपिटल अकाउंट का हो रहा है उसकी पूरी भरपाई है वो करंट अकाउंट से हो जाती है। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन है वो आपके लिए हमेशा बेटर बनी रहती है। फिर फोर्थ पॉइंट आता आपका हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में मदद। इसमें डायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प नहीं होती, इनडायरेक्ट होती है। मान लीजिए ये सारी चीजें आपके फेवर में आ गई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका इंक्रीज हो गया, एक्सचेंज रेट आपकी बेटर हो जाती है। अब रिजर्व आपके पास में जितना ज्यादा होगा तो डेफिनेट सी बात है आप फॉरेन कंट्रीज से लेटेस्ट टेक्निक्स हो गई या फिर हैवी मशीनरी है या कैपिटल गुड्स हैं उनको इजीली इंपोर्ट कर पाते हैं। रीजन बीइंग उसके लिए आपके पास में रिजर्व में उतनी फॉरेन करेंसी होती है, आप आसानी से उनका पेमेंट कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें जब किसी कंट्री में आती हैं तो वो आपकी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट प्रोवाइड कराती है, और इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं वो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं, और ये सारे ही इंटीग्रेटर होते हैं किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, इकोनॉमी बिकम्स स्ट्रॉन्ग, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। अब इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? मान लीजिए ऊपर के चारों पॉइंट आपके फुलफिल हो रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी आपका इंक्रीज हो रहा है, फेवरेबल एक्सचेंज रेट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लग जाता है, तो फोर्थ सिचुएशन अपने आप आ जाती है, यानी आपकी इकोनॉमी वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है। फिर नेक्स्ट आता है इनहांस गुडविल ऑफ कंट्री इन फॉरेन। किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, इट मीन्स आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास में स्किल्ड लेबर भी है, हैवी मशीनरी भी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आपके पास में है, आपकी इकोनॉमी है वो डेवलप्ड होती है। उस सिचुएशन में ओवरऑल कंट्री का इफेक्ट बाहर की कंट्रीज में बेटर जाता है, तो वहां पे किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक गुडविल है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे इंक्रीज होने लग जाती है। तो ये 6 पॉइंट्स आते हैं आपके फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के इफेक्ट्स के फॉर्म में, उसका क्या प्रभाव आता है। फिर इसका सेकंड पार्ट जो आता है इफेक्ट्स ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, प्रतिकूल व्यापार संतुलन है उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं। ये सारे इफेक्ट्स हैं वो आपके फेवरेबल के जस्ट रिवर्स हो जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पॉइंट आपका आता है डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसी एग्जाम्पल को रिपीट करता हूं, मान लीजिए जो आपके एक्सपोर्ट थे अब वो इंपोर्ट हो गए हैं, और जो इंपोर्ट थे वो अब आपके एक्सपोर्ट हो गए हैं। यहाँ पे 5 लाख रुपए के बराबर आपके इंपोर्ट हैं और 3 लाख रुपए के बराबर आपके एक्सपोर्ट है, तो 2 लाख रुपए का आपका यहाँ पे एक टाइप से अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाता है जो आपके अगेंस्ट में जाता है। अब अमेरिका को आपको पेमेंट करना है तो 2 लाख रुपए के बराबर आपके पास में अमेरिकन डॉलर है वो अवेलेबल होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप अपने रिजर्व में से उसको सेल आउट करना या रिजर्व में से कम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहली चीज ये आती है कि आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। सेकंड आता है अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट। जैसे ही आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिड्यूस होना स्टार्ट होता है, आपके लिए एक्सचेंज रेट्स हैं वो भी आपके अगेंस्ट में जाने लग जाती हैं। इसका सिंपल रीजन होता है 1971 से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने फ्लैक्चुएटिंग करेंसी सिस्टम है वो अडॉप्ट कर रखा है। फ्लैक्चुएटिंग करेंसी सिस्टम का मतलब यहाँ पे ये है कि ओपन मार्केट में एक्सचेंज रेट्स हैं वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से डिटरमाइन होती है, यानी मांग और पूर्ति के जो तत्व होते हैं वो मिलके आपके एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। जब आपके इंपोर्ट ज्यादा होंगे आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी की डिमांड डोमेस्टिकली यानी अपनी कंट्री में इंक्रीज होगी। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो उस केस में आपको ओपन मार्केट से फॉरेन करेंसी है उसको परचेज करना पड़ेगा, और वो सिचुएशन आपकी डोमेस्टिक करेंसी यानी इंडियन रुपीज के अगेंस्ट में जाती है। नेक्स्ट आता है डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी, भुगतान असंतुलन।
हालांकि बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ऑटोमेटिक फाइनली बैलेंस में आ जाता है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि वो आपके अगेंस्ट में चला जाएगा। मान लीजिए ये एक सिचुएशन, ये आपका करंट अकाउंट की डिटेल है जो आपके अगेंस्ट में जा रहा है 2 लाख रुपए। अब शॉर्ट टर्म में होगा क्या, कुछ लोन्स हैं वो तो आपके इनफ्लो हो जाएंगे, यानी बाहर से आप कैपिटल को इनवाइट कर लेंगे, लेकिन 2 लाख रुपए हैं इसके इक्विवेलेंट आपके पास में लोन्स अवेलेबल होते हैं या कैपिटल इनफ्लो होता है, इस बात की अपन गारंटी नहीं देते हैं। अब अगर आपका 2 लाख रुपए का लोन आपके नहीं मिल पाता है या फॉरेन कैपिटल या फॉरेन लोन आपको नहीं मिल पाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपका बीओपी है वो इम्बैलेंस या असंतुलित हो जाता है। फिर नेक्स्ट 4th पॉइंट आता है हर्डल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब वही पॉइंट आपका वापस से रिलेट हो रहा है। मान लीजिए आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिड्यूस हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं होती है, आप हैवी मशीनरी है उसका इंपोर्ट नहीं कर पाते, या फिर अपन यूं कहें जो कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तुएं होती है उनका आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। और जब वो सारी चीजें आपके पास में अवेलेबल नहीं होंगी तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस होगा, या फिर क्वालिटी के प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे, और आपके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है वो भी रिड्यूस होता है। ये सारी सिचुएशन लीड करती है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बैरियर या हैडल बनने में के लिए। नेक्स्ट आता है इकोनॉमी बिकम्स वीक, अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। जब ये सारी चीजें आपके अगेंस्ट में है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका रिड्यूस हो रहा है, एक्सचेंज रेट है वो आपके लिए अनफेवरेबल हो जाती है, आपका बीओपी है वो भी इम्बैलेंस है, कंट्री का डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, उन सारी सिचुएशन में आपकी इकोनॉमी है वो ऑटोमेटिकली वीक कमजोर होने लग जाती है। लास्ट पॉइंट आता है डिक्रीज इन गुडविल, प्रतिष्ठा गिरती है। अब ये सारी चीजें अगेंस्ट में, किसी भी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहा है, एक्सचेंज रेट्स हैं वो भी आपके अगेंस्ट में है, आपका डेवलपमेंट है वो भी नहीं हो पा रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इम्बैलेंस है, तो उन सारी सिचुएशन में फॉरेन कंट्रीज में किसी भी कंट्री जिसके अगेंस्ट में बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है उसकी इकोनॉमिक गुडविल है वो एडवर्सली अफेक्ट होने लग जाती है, यानी आपकी गुडविल या प्रतिष्ठा है वो गिरने लग जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने देखे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है, फिर उसके बाद में उसके इफेक्ट्स क्या आते हैं, वो पॉजिटिव या फेवरेबल या अनफेवरेबल इफेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपका अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, उसको ठीक करने के लिए उसके लिए क्या क्या मेजर्स हैं वो अडॉप्ट करे जा सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।